हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स 11th क्लास में आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर है 6। इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर, जो 5वां चैप्टर था वर्गीकरण वाला, वो कंप्लीट हो गया हमारा। आज इसके चैप्टर में हम सारणी के समंकों का प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार जो हमको आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों को हम सारणी के माध्यम से, टेबल के माध्यम से किस प्रकार दिखा सकते हैं और उसको टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से दिखाने से उसके क्या क्या लाभ होते हैं, ये चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें समंकों का प्रस्तुतिकरण सारणियन के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि समंकों का संकलन करने के बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है। अभी तक हमने क्या समझा कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ था, फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको हमने अलग अलग भागों में बांटा था। जब हम डाटा को व्यवस्थित रूप देते हैं और व्यवस्थित रूप देकर उसका वर्गीकरण करते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, किंतु विश्लेषण करने से पहले उनको व्यवस्थित ढंग से सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है ना। इसे ही हम सारणियाँ कहते हैं, यानी जिस आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटकर एक व्यवस्थित रूप से रखने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सारणियन। सारणियन से परिणाम निकालने में सुविधा रहती है। सारणी बनाने से क्या होता है कि जिस कॉलम में मान लीजिए जैसे अंक, हम अपने क्लास से संबंधित बच्चों की सारणी बनाने के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए जैसे कि मुझे रिजल्ट बनाना है। अब रिजल्ट बनाने में मैंने क्या करूँगी कि जितने भी विषय होंगे अपने, उस विषय के मैं क्या बनाऊँगी, कॉलम बनाऊँगी, और उन कॉलम में जो लिखे जाएंगे, जो हमारे आंकड़े होंगे यानी जो नंबर रहेंगे, वो नंबर हम जैसे हिंदी है तो हिंदी वाले कॉलम में हिंदी के नंबर लिखूँगी बच्चों की संख्या के सामने, गणित के नंबर। तो इस प्रकार विषयवार हम जब उनके नंबर लिखते हैं सारणी में, तो उससे क्या होता है, उन नंबरों से यानी सारणी बनाने से उन नंबरों की सुविधा, मतलब परिणाम निकालने में सुविधा रहती है, और इसके बिना समंकों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं प्रकट नहीं हो पाती हैं, जिससे समस्या की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप प्राप्त निष्कर्ष अपूर्ण और भ्रामक होते हैं। जब तक हम सारणी नहीं बनाएंगे तब तक क्या हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किस कॉलम में कौन से नंबर हैं, और उसका हम अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं बना सकते, ना ही उसका रिजल्ट सही तरीके से निकल सकता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हमने क्या सीखा था, आंकड़ों को निकालना, आंकड़ों को व्यवस्थित करना, फिर उसका वर्गीकरण करना, और आज इस चैप्टर में आंकड़ों का सारणियन करना समझ रहे हैं। अब सारणियन का अर्थ और परिभाषा पढ़ते हैं। सारणियन वर्गीकरण समंकों को स्तंभ, कॉलम तथा पंक्तियों में व्यवस्थित करने का। मतलब सारणियन क्या होता है, सारणियन क्या होता है कि सारणी के माध्यम से हम एक कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम में आंकड़ों को जमाते हैं। सारणियन में समंकों को उनकी प्रकृति और सजातीयता के आधार पर निश्चित स्तंभ और पंक्तियों में रखा जाता है। मतलब सारणी को जो कॉलम बनाते हैं, आप कॉलम में अलग अलग उनका प्रकृति रहती है, किस हिसाब से कौन सा कॉलम बनाना है, उसमें हम उनके आंकड़ों को जमाते हैं। परिभाषा श्री बेलर के शब्दों में बताई गई है कि सबसे विस्तृत अर्थ में समंकों की स्तंभ और पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्था को हम सारणी कहते हैं। खानों में और पंक्तियों में अगर क्रमबद्ध आंकड़े जमाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सारणियन। अब सारणियन मतलब सारणियन बनाई क्यों जाती है, टेबलें बनाई क्यों जाती हैं। आपने देखा हो कि जो जानकारी लिखी रहती है टेबल के माध्यम से रहती है। कहीं पर भी किसी भी ऑफिस सरकारी विभाग में चला तो उसमें हमको एक सारणी बन जाती है जिसमें हमको विभाग का नाम लिखा रहता है, विभाग से संबंधित अधिकारी का नाम और उसके कार्य क्षेत्र का नाम एक टेबल के रूप में लिखा रहता है। तो वही चीज़ हम इसमें समझ रहे हैं कि सारणी क्यों बनाई जाती है, सारणी बनाने के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, तुलना में सहायक। सारणी से क्या होता है, हम तुलना कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देश की राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय हम देखते हैं कि सारणी बनी रहती है, उसमें अलग अलग देशों की आय रहती है। तो अलग अलग देशों की आय में अलग अलग आंकड़े रहते हैं। तो उस सारणी की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है और दूसरे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जो सभी देशों की आय के जो आंकड़े हैं वो हमें एक टेबल के रूप में व्यवस्थित रूप से मिल जाते हैं, और जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो पहला उद्देश्य यही है कि तुलना करने में सहायक। दूसरा है समंकों को सरल बनाना। अब समंकों को सरल किस प्रकार बनाते हैं, जब तथ्यों को हम सारणी में प्रस्तुत करते हैं, जब आंकड़ों को हम सारणी में जमाते हैं तो अनावश्यक बातों को हटा दिया जाता है
इससे तथ्यों को समझने में आसानी होती है। देखो जब भी टेबल बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, जो बेस्ट चीज़ होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता उन चीज़ों को हम हटा देते हैं, केवल काम की चीज़ें उसमें रखते हैं, इसलिए समांक जो होते हैं वो सरल हो जाते हैं। विश्लेषण में सहायक, समझने में सहायक। सारणियन द्वारा समांकों को अध्ययन योग्य बनाता है, यानी सारणियन से हम जिस विषय के संबंध में समांक इकट्ठे गए हैं उसको समझने में आसान हो जाती है, उसका हम अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में सहायक, समांकों को सारणियन की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है। समांक देखो, समांक सबसे पहला इसमें मेन तो समांक यानी आंकड़े हैं, उसको हम सारणी की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं और उन सारणी की सहायता से हम चित्र में द्वारा भी उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यूनतम स्थान में तथ्यों की प्रस्तुति, सारणी से क्या होता है कि ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती और कम जगह पे वो अधिक से अधिक बात या अधिक से अधिक जानकारी प्रस्तुत करने का काम करती है। इसका एक अच्छा उदाहरण आप अपनी जब भी आप मार्कशीट देखते हो तो उसमें बहुत सारे कॉलम रहते हैं और उस कॉलम में हमारी पूरी जानकारी लिखी रहती है हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के नंबर के बारे में, हमारी परफॉर्म के बारे में। तो वो सब चीज़ क्या है, वो सारणियन तो है और जो उसमें नंबर लिखे हैं वो क्या है, हमारे आंकड़े हैं। अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट करना, सारणियन के माध्यम से अनुसंधान के उद्देश्यों को एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। अशुद्धियों की जांच, सारणियन के बाद समांकों में व्याप्त अशुद्धियों की जांच सरलतापूर्वक हो जाती है। जब हम सारणी बनाते हैं तो जो भी गलतियां होती हैं वो स्पष्ट में सामने दिखाई देती हैं, तो एक साथ हम तुलना कर लेते हैं या देख लेते हैं तो उससे हमारी जो गलतियां होती हैं वो भी मालूम हो जाती हैं। तो इस प्रकार सारणी बनाने का उद्देश्य क्या होता है, एक तो तुलना करने में सहायक होता है, समांकों को समझने में सरलता हो जाती है, समांकों का अध्ययन करने में, विश्लेषण करने में सहायक होती है, प्रस्तुतिकरण में सहायक, प्रस्तुत हम मतलब किसी भी बात को सारणी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रस्तुत होने से वो आसानी से समझ में आ जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जगह कम घेरते हैं, कम जगह में सभी बातों को, सभी जानकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार सारणियन बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सारणी बनाने के लाभ। जैसे कि हमने उद्देश्य पढ़े थे उससे मिलते जुलते इनके लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है समझने में सहायता। सारणियन में समांकों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें समझने में सरलता रहती है। अब सारणियन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें किसी भी विषय के नंबर के संबंध में अगर हमको सारणी बनानी है तो हम क्या करें, उन कॉलम को अलग अलग कलर से बना देते हैं, अलग अलग कलर डालते हैं और उस हिसाब से नंबर लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे रेड कलर है तो मैथ्स के नंबर है, ग्रीन कलर है तो साइंस के नंबर है। तो सारणियन एक तो आकर्षक लगती है, देखने में अच्छी लगती है, कॉलम अलग अलग भाग उसमें अलग अलग होते हैं, अलग रंगों से बने हुए होते हैं, तो एक तो वो समझ में भी तुरंत आ जाती है और दूर से भी शो हो जाती है कि भाई ग्रीन कलर किसको प्रदर्शित कर रहा है, रेड कलर किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार सारणियन से क्या होता है, समांकों को हम आसानी से समझ सकते हैं और एक प्रस्तुत आकर्षक ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। समय की बचत, समय की बचत में हम क्या पढ़ेंगे कि सारणियन में अधिक से अधिक सूचना कम स्थान व्यक्त की जाती है। जैसे कि हमने बताया ना कि सारणियन क्या करती है, न्यूनतम स्थान में, तो सारणियन में जो भी सूचना होती है सारणी के माध्यम से हम अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी शीर्षक को उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे समय की बचत होती है। अब गणना और तुलना में, किसी भी सारणियन में चित्रों और बिंदु रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जब भी सारणी बनाई जाती है तो उसमें चित्र और बिंदु दोनों रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी कैलकुलेशन करने में और उसका कंपेरिजन करने में सरलता रहती है। अशुद्धियों की जांच, सारणियन कर लेने से अशुद्धियों की जांच करना सरल। जब भी हम आंकड़ों को या हमारे जो भी डाटा रहते हैं उनको अगर हम एक कॉलम में विभक्त कर देते हैं, मतलब सारणी में जमा देते हैं, तो उसमें जब भी वो प्रस्तुत किए जाते हैं तो प्रस्तुत करने से पहले उनको हम देखते हैं तो उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को आसानी से पकड़ में आकर उनको दूर किया जा सकता है। आकर्षक रूप समझाई दिया, सुगमता से याद होना, सारणियन का सबसे अच्छा प्रमुख लाभ यह है कि इन आंकड़ों को याद करना बड़ा आसान होता है। अब हम पढ़ेंगे सारणियन की सीमा। जैसे कि हमने सारणी के संबंध में पढ़ लिया कि सारणी क्यों बनाई जाती है, उसके क्या उद्देश्य है, उसके क्या लाभ है। अब कुछ सीमाएं भी होती हैं, मतलब हर विषय के संबंध में अगर कुछ प्रॉफिट है तो कुछ लॉसेस भी है, तो उसमें क्या ऐसी कमियां हैं जो सारणियन पूरा नहीं कर पाता है। सबसे पहले सीमित स्थान में प्रदर्शित समांकों के संदर्भ ठीक से स्पष्ट नहीं होते, मतलब उसमें जगह कम घेरती है, इस कारण जो समांक होते हैं वो पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं कर पाते,
उसमें जानकारी स्पष्टता का अभाव रहता है। सारणियन में समांकों का विवरण नहीं होता। सारणियन में केवल क्या रहते हैं, केवल आंकड़े रहते हैं। अब वो आंकड़े किस संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं उसकी विस्तृत जानकारी हमको नहीं रहती है। गुणात्मक तथ्य सारणी में प्रस्तुत नहीं किए जाते। सारणी में केवल हम मात्रात्मक या संख्यात्मक आंकड़ों को ही प्रस्तुत किए जाते हैं, गुणात्मक तथ्यों को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। गुणात्मक तथ्य क्या होते हैं, जैसे किसी वस्तु की गुण, किसी वस्तु जैसा फूल है तो फूल का गुण क्या होता है, खुशबू और सुंदरता, है ना। किसी व्यक्ति की लंबाई, किसी व्यक्ति की मोटाई, चतुरता, ईमानदारी, ये सब चीज़ गुणों में शामिल की जाती है। तो सारणी में केवल हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं जो कि संख्या के रूप में रहते हैं, हम इसमें गुणों को प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या ये भी होती है। सारणियन में समांकों से संबंधित व्यक्तिगत विशेषताएं समाप्त होती हैं। देखो जो सारणी में जो अंक होते हैं वो सामूहिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, सभी का सामूहिक रूप से, उसमें हम व्यक्तिगत एक तरह से गुण का उसमें या व्यक्तिगत विशेषता समाप्त हो जाती है। सारणियन करते समय समांकों का उपसाधन करना पड़ता है, इससे शुद्धता कम हो जाती है। मतलब जब भी हम सारणियन करते हैं तो समांकों को हम एक एवरेज में लिखते हैं। उसमें मतलब क्या करते हैं कि लगभग जैसे पॉइंट के लगभग संख्या आती हैं, अप्रोक्स में जो संख्या आती हैं तो अप्रोक्स में ना लिखते हैं, उसको हम पूरा कर क्या कर देते हैं, एक लगभग उपसाधन यानी अप्रोक्स में लिमिटेशन में करना पड़ता है। पूरा उसका विस्तृत रूप से हम उसमें नहीं दिखा पाते हैं, इस कारण इसकी शुद्धता कम हो जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे एक अच्छी सारणी में क्या गुण होना चाहिए, या एक जब भी हम सारणी बनाएं या टेबल बनाएं तो उसमें किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। सबसे पहले तो सारणी का आकार कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। ना तो सारणी बनाते समय उनके कॉलम बहुत ज़्यादा छोटे हों, ना ही उसके कॉलम बहुत ज़्यादा बड़े हों, तो इसलिए सारणी बनाते समय उसके आकार का, साइज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, तुलनात्मक। सारणी में समांकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि तुलना करने के लिए माध्य, प्रतिशत आदि का प्रयोग किया जा सके। जब भी सारणी बनाई जाती है तो सारणी का मेन उद्देश्य क्या होता है, आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो तुलना की जाए तो उसमें ऐसे भी कॉलम होना चाहिए कि हमको प्रतिशत में, माध्य निकालने में, इन सभी चीज़ों का आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। उद्देश्य के अनुसार सारणी का निर्माण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार किया जाना चाहिए। स्पष्टता में क्या बताया गया है कि सारणी का जब भी निर्माण किया जाए तो उसका एक ढंग, मतलब उसका जो रूप है व्यवस्थित होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिसमें सामान्य व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। शीर्षक, उपशीर्षक देने से सारणी में स्पष्टता के स्थान पर अस्पष्टता उत्पन्न हो जाती है। मतलब सारणी के जो कॉलम है उनको कई भागों में नहीं बांटना चाहिए। सारणी के जो कॉलम होते हैं उसको कम ही रखने चाहिए, जिससे आसानी से व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। अगर हम कॉलम की संख्या बढ़ाते हैं तो उसमें अस्पष्टता प्रदर्शित होने लगती है, जो समझने में मुश्किल होती है। आकर्षक। समांकों को सारणी में इस प्रकार संयोजित किया जाए कि सुंदर और आकर्षक लगे। यानी सारणी को हमको बनाते समय क्या रखना चाहिए, कलरफुल रखना चाहिए, जो एक कलर के माध्यम से भी हमको आंकड़े समझ में आ जाएं। संक्षिप्तता यानी छोटी। सारणी स्पष्ट होने के साथ साथ संक्षिप्त भी होनी चाहिए। मतलब सारणी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उसमें हमको आंकड़ों को समझने में दिक्कत आए। इसलिए सारणी कैसे होनी, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने वाली होनी चाहिए। व्याख्यात्मक। सारणी में प्रस्तुत तथ्यों में व्याख्यात्मक का गुण होना चाहिए ताकि वे अपना औचित्य सिद्ध कर सकें। यानी सारणी के कॉलम को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि कॉलम के माध्यम से उन जो आंकड़े उसमें लिखे जा रहे हैं उन आंकड़ों की जानकारी वो हमको मिल सके। कॉलम के माध्यम से हम समझ सकें कि किस संबंध में कौन सी बात कही गई है या किस संबंध में कौन से अंक लिखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, एक अच्छी सारणी में होनी चाहिए। अब सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी सारणी बनाई जाए तो उसका एक शीर्षक दिया जाना चाहिए। जब तक शीर्षक नहीं होगा तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सारणी किस संबंध में बनाई गई। तो सारणी जब भी बनाई जाए तो उसका शीर्षक या उपशीर्षक आवश्यक रूप से लिखा जाए। ठीक है, अब सारणी बनाने के नियम पढ़ रहे हैं हम। सारणी बनाने के नियम कई हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य नियमों को हम इसमें पढ़ेंगे। उत्तम सारणी का निर्माण करना एक कला है। सारणी तैयार करते समय कोई निश्चित नियम नहीं, यानी जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल का कोई निश्चित नियम नहीं है कि काम को खड़े में कॉलम बनाना है या आड़े में कॉलम बनाना है। वो एक समय के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से उसको बनाई जा सकती है। फिर भी इसमें कुछ नियम जो सामान्य हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे। पहला नियम क्या है, सारणी क्रमांक। सारणी की पहचान के लिए हमको सारणी का नंबर देना चाहिए कि क्रमांक संख्या
तो सारणी जब भी बनाई जाए तो उसको पहचान के लिए उसका क्रमांक से सारणी की विषय सूची तैयार करने में सुविधा रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है उसको बनाने में नियम, शीर्षक। प्रत्येक सारणी का अपना शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक से मालूम पड़ जाता है कि किस संबंध में ये सारणी बनाई गई है। तो जब भी सारणी बनाई जाए सबसे पहले उसका टाइटल लिखा जाए और टाइटल आंकड़ों की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि हमें बारिश के बारे में जानकारी देनी है तो बारिश से संबंधित शीर्षक लिखेंगे, या हमको फसल के उत्पादन से संबंधित जानकारी लेनी है तो फसल उत्पादन संबंधित इस प्रकार का शीर्षक देंगे। जनसंख्या के बारे में देनी है तो जिस संबंध में जो भी आंकड़े हमें मिलते हैं उन्हीं आंकड़ों के संबंध में हमको शीर्षक भी दिया जाना चाहिए, जिससे हमें पता पड़ जाए कि किस संबंध में ये सारणी बनाई गई है। आगे स्तंभ। इस सारणी में स्तंभ का निर्माण समंक और तथ्यों के आधार पर। स्तंभ मतलब होता है कॉलम। तो कॉलम जब भी बनाए जाएं जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत हो उतनी कॉलमों का निर्माण किया जाए, ज़्यादा जटिल सारणी न बनाई जाए। स्पष्टता। सारणी को समंकों में सुनियोजित एवं वैज्ञानिक विधि से समायोजित करना चाहिए। सारणी को कैसा करना चाहिए, व्यवस्थित और उसका प्रारूप पहले से निश्चित होना चाहिए, जिससे उसमें आंकड़े जो भी लिखें वो सरलता से समझ में आ सके। आकार। सारणी का आकार उचित होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक बड़ी सारणी समझने में कठिनाई होती है। समंकों की संख्या अधिक होने पर एक से ज़्यादा सारणी बनाना चाहिए। यानी जब हमारे पास संख्या ज़्यादा है समंकों की तो उस समय हमको एक ही सारणी में सभी समंकों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। सरलता के हिसाब से, समझने के हिसाब से हमको उसको 2 सारणी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। व्यवस्थित तथ्य। सारणी में दिखाए जाने वाले तथ्य एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। इसके बाद सारणी का मुख्य भाग। सारणी का मुख्य भाग पहले ही निश्चित होना चाहिए। जैसे संख्यात्मक तथ्यों को स्तंभ और पंक्तियों में योजनानुसार शीर्षक, उपशीर्षक, अनुशीर्षक में विभाजित कर देना चाहिए। एक से अधिक सारणी। एक उचित सारणी में आवश्यकता से अधिक समंक नहीं होते, यानी एक ही सारणी के अंदर हम कई समंकों को नहीं लिख सकते हैं। जितनी जरूरत होती है उतनी ही समंकों को लिखना चाहिए। एक ही सारणी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा समंकों को इंटर नहीं कर सकते हैं। तुलनात्मक। सारणी में तुलना योग्य सूचना, यानी सारणी जब बनाई जाए तो उसके कॉलम ऐसे होने चाहिए कि आपस में जो समंक हैं यानी जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे को कंपेरिजन करते हुए दिखें। समंकों के स्रोत। समंकों के स्रोत में क्या समझेंगे कि सारणी के अंत में समंकों के स्रोत का उल्लेख होना चाहिए, जिससे समंकों को प्राप्ति का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हमने सारे पॉइंट पढ़े क्रम बाई क्रम। इसमें हमने क्या समझा है कि सारणी बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। आपके सामने देखो बेटा ये कि ये सारणी बनी हुई है। अब इसमें ये टेबल बनी हुई है जिसमें क्या है, सबसे पहले हम देखें ये प्रारूप है सारणी का एक अच्छी सारणी। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, शीर्षक। अब शीर्षक में किसके बारे में मैंने बताया कि शीर्षक में जानकारी होना चाहिए। तो सारणी लिंग एवं स्थिति के अनुसार श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या। इसमें आपको जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है। लिंग मतलब स्त्री की संख्या और पुरुष की संख्या, मतलब महिला और पुरुष की जनसंख्या श्रमिकों के आधार पर बताई गई है। ठीक है, अब ये क्या है, शीर्षक और उपशीर्षक। अब हम देखें इसमें सबसे पहले कितने कॉलम बने हुए, 1 2 3 4 5 कॉलम बने हुए हैं। 5 कॉलम, 2 कॉलम तो सिंपल है, इसमें इन्होंने इस तीसरे कॉलम को 2 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले कॉलम क्या है, स्थिति किसकी जानकारी दे रहा है, ग्रामीण जनसंख्या की, शहरी जनसंख्या की और कुल। तो ये कॉलम किसकी, मतलब जो भी कॉलम बनाया जाए वो स्पष्ट ज्ञान दे रहा है। अब ग्रामीण में देखें हम लिंग और स्त्री और पुरुष, इसमें लिख के आया ग्रामीण में महिला और पुरुष की संख्या के बारे में जानकारी देगा। उसी प्रकार इस कॉलम में शहरी संख्या के बारे में और कुल। अब श्रमिक देखें, मुख्य और आंशिक। मुख्य आंशिक यानी मुख्य रूप से कितने श्रमिक है पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की संख्या 17 और महिलाओं की मुख्य, और ये स्त्री कितने 6। आंशिक यानी थोड़े बहुत जिसकी पूरी तरह जानकारी नहीं मिली है वो 3 और 5। ऐसे इस तरह से हम जानकारी प्राप्त कर। शहरी क्षेत्र की बात करें तो पुरुष में मुख्य श्रमिक कितने हैं 7 और स्त्री कितनी है 1। और आंशिक में बात करें तो पुरुष की संख्या 1 है और महिलाओं की 0। इस प्रकार ये स्पष्टीकरण दे रहा है। स्पष्टीकरण से हमको मालूम पड़ रहा है कि सारणी किस आधार पर बनाई गई है। नीचे स्रोत लिखा हुआ है, स्रोत जैसे हमने पढ़ा है,
स्रोत क्या है, किसके बारे में जानकारी है, तो भारत की जनगणना के बारे में। टिप्पणी में क्या बताया, उन संख्याओं को निकटतम करोड़ में प्रस्तुत किया गया, यानी जो संख्याएं हैं वो एक अंक में ना विभाजित हो गए करोड़ में, जैसे कि पुरुष 17 करोड़, स्त्री 6 करोड़। तो इस तरह का ये स्रोत लिख देना चाहिए जिससे संख्याओं की जानकारी हमको स्पष्ट रूप से मालूम हो सके। अब सारणियों के प्रकार समझ लें। सारणियाँ के प्रकार, तो सारणी कई भागों में बटी हुई रहती है। एक तो उद्देश्य के आधार पर, दूसरा मौलिकता के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब सारणियों को बनाना सीखेंगे। आपको टॉपिक दिए जाएंगे और टॉपिक के आधार पर आप सारणियों को बनाओगे।